हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक सरकारी कोचिंग। माय नेम इज सत्यम पांडे। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपकी हेल्प करने वाला है। जितने भी मेजर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सारे ही एग्ज़ाम्स में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, जिसमें कि हिस्ट्री की टाइमलाइन के बेसिस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की टाइमलाइंस हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है और बहुत सारे बच्चे, ऑल्दो ये टॉपिक ईजी है, बहुत सारे बच्चे इन टाइमलाइंस में फंस जाते हैं और अपने आंसर को गलत तरीके से मार्क कर देते हैं। तो इसलिए ही मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एंशिएंट इंडिया की टाइमलाइन देखेंगे आज हम लोग। हमें समझना होगा कि एंशिएंट इंडिया में हाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड, कि अब एक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है इंडिया में, उससे पहले की चीज़ें कैसी थीं। हम लोगों ने सबने एक नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट बिफोर दैट हमें पता है कि स्टोन एज का टाइम पीरियड हुआ करता था। हिस्ट्री को हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दिस इज प्री हिस्ट्री, फिर हम इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, एंड देन देयर इज हिस्ट्री। सो इस तरीके से हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्ट्री इज द टाइम पीरियड वेयर वी हैव नो रिटन एविडेंस। कोई रिटन एविडेंस नहीं है इस टाइम पीरियड का हमारे पास में। इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। देन वी हैव प्रोटो हिस्ट्री, और ये जो प्रोटो हिस्ट्री है, इसमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं, बट प्रॉब्लम इज कि इन रिसोर्सेज को, इन सोर्सेज को हमने अभी तक डेसिफर नहीं कर पाया है। हमने अभी तक भी इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है कि जो रिटन सोर्सेज हैं उनमें लिखा क्या है। इसी टाइम पीरियड को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक भी डेसिफर नहीं हो पाई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्राइज भी अनाउंस किया हुआ है कि अगर आप इस स्क्रिप्ट को डेसिफर करते हैं तो कुछ 1 मिलियन आई थिंक प्राइज यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाती है हमारी हिस्ट्री, जो कि हम पढ़ते हैं। ये जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, यहाँ पर हमारे पास रिटन सोर्सेस हैं। रिटन सोर्सेस के साथ साथ हमने इनको डेसिफर भी कर रखा है। हमने इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है, जैसे कि हमारे वेदास हैं, उपवेदास हैं, उपंगास हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र है, जो हमारी इंडिका बुक है मेगास्थनीज की। ये सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं एंशिएंट इंडिया की, और यही हमारी मेन हिस्ट्री का सोर्स है और हमारी हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये एक बेसिक आइडिया हमें लग गया कि हिस्ट्री किस टाइम पीरियड को बोलते हैं, कैसे कैसे हम हिस्ट्री को रिटन सोर्सेज के बेस पर हमने हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के टर्म्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्टोन एज का टाइम पीरियड था, मैंने आपको बताया कि इस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में कोई भी रिटन सोर्सेस कुछ भी नहीं थे। ये टाइम पीरियड 5 लाख BCE से स्टार्ट होता है और अराउंड 3000 BCE तक इस टाइम पीरियड को हम देख सकते हैं। 3000, 3300, अराउंड 3000 BC के टाइम पीरियड को हम स्टोन एज में कंसीडर करते हैं। अब ये जो स्टोन एज का टाइम पीरियड है, इसको हम मेजरली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब स्टोन एज में हमें पता है कि हम लोग ह्यूमंस जो थे वो कैसे थे। मेनली ह्यूमंस वर हंटर एंड गैदरर्स। हंटर एंड गैदरर्स से सोसाइटी किस तरफ शिफ्ट होती है? विलेज फार्मिंग की तरफ लोग शिफ्ट होते हैं। तो इंडिया के फर्स्ट फार्मिंग विलेजेस की तरफ जब सोसाइटी शिफ्ट होती है तो इस टाइम पीरियड को हम नियोलिथिक बोलते हैं। इससे बीच का टाइम पीरियड को मेसोलिथिक बोला जाता है। पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे उनका साइज काफी बड़ा हुआ करता था। फिर ग्रेजुअली क्या होता है कि मेसोलिथिक में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट होता है, फायर की डिस्कवरी होती है, और उसी के साथ ही जो टूल्स थे वो भी काफ़ी शार्प, और वो उनकी जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव होती है, प्लस उनका जो साइज है वो भी छोटा हो जाता है। फिर नियोलिथिक में जब हम आते हैं तब डोमेस्टिकेशन प्लस विलेज फॉर्मेशन प्लस फार्मिंग, ये 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल्दो मेसोलिथिक में ही हमें कुछ एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ एविडेंसेस हमको मेसोलिथिक में देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक बेसिक आइडिया हो गया पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का। इस पूरे टाइम पीरियड को हम 5 लाख BCE से 3300 BCE तक कंसीडर करते हैं। मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट साइट है विच इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट हम इसको बोल सकते हैं कि अर्लीस्ट जो हमें फार्मिंग के एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं, साउथ एशिया में मेनली।
अब यहाँ पर लोगों ने लर्न किया क्या, वीट को ग्रो करना प्लस बार्ले को ग्रो करना, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में लाइव स्टॉक्स जैसे कि काऊ, शीप और जो हमारी गोट, ये सारे एनिमल्स को लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। फिर हम मूव करते हैं, जैसे ही टाइम पीरियड आगे बढ़ता है विलेज इकोनॉमी से हम शिफ्ट होने लगते हैं अर्बन इकोनॉमी की तरफ, और इसी टाइम पीरियड को बोला गया फर्स्ट अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन के टाइम पीरियड को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 3300 बीसीई से 1900 बीसीई। ये टाइम पीरियड भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। प्री हड़प्पा में जो विलेज इकोनॉमी थी उसको हम देखते हैं कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट्स अर्बन इकोनॉमी की तरफ होने लगते हैं, सिटी फॉर्मेशन से स्टार्ट होते हैं। मैच्योर हड़प्पा में हमें इंडस वैली के सारे फीचर्स अच्छे से पता चलते हैं, सारे फीचर्स हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर हमें ग्रिड स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं, स्ट्रीट प्लानिंग देखने को मिलती है, प्रॉपर कवर्ड ड्रेन्स देखने को मिलती हैं, वेट एंड मेजर्स का स्टैंडर्ड सिस्टम देखने को मिलता है, बहुत सारे हमें पोर्ट मिलते हैं, इसके अलावा डॉकयार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारी सील्स मिलती हैं, फार्मिंग के एविडेंसेस मिलते हैं, बहुत सारी सील्स यहाँ से मिलती हैं। ये सारी चीजें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती हैं। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, और जो कि लोकेटेड थी इंडस रिवर सिस्टम और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं इनके अराउंड लोकेटेड सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसको कुछ हिस्टोरियंस ने सरस्वती सिविलाइजेशन का नाम भी दिया है। अभी जो मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्ट्री वाला एग्जाम्पल, उसमें आप देखोगे कि इसकी जो स्क्रिप्ट है येट अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड लिंक्स हमें किसके साथ में देखने को मिलते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में। तो फ्रेंड्स, हमें अभी तक समझ में आया कि सबसे पहले जो हिस्ट्री में टाइम पीरियड था एंशिएंट हिस्ट्री में वो कौन सा था, स्टोन एज का। इसके बाद का जो टाइम पीरियड था वो हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, मैं अभी माइक्रो थीम्स पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको मैक्रो थीम्स को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं ताकि हमें टाइमलाइन का आइडिया लगे। अभी इसमें ब्रॉन्ज एज, चैल्कोलिथिक पीरियड, ये सारी चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, उनको हम लेटर ऑन दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा आज का फोकस है केवल टाइमलाइन को डिस्कस करना। फिर हम देखते हैं कि जो लेट हड़प्पा का टाइम पीरियड था, यहाँ पर सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है। अब इसके डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1900 से लेकर 1500 बीसी तक का टाइम पीरियड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा को डेडिकेट किया गया है। कोई भी सिविलाइजेशन 1-2 साल 1-2 दिन में डिक्लाइन नहीं होती है, इट डिक्लाइंस ओवर द ईयर्स। तो बहुत सारे साल लग जाते हैं, कई 100 ईयर्स लग गए यहाँ पर इस सिविलाइजेशन को डिक्लाइन होने में। अब इसके डिक्लाइन के पीछे कई सारे रीजंस दिए गए कि रिवर का जो कोर्स था वो शिफ्ट होने लगा था, क्लाइमेट चेंज होने लगा था, ट्रेड कोलैप्स होने लगा था, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, क्लाइमेट चेंज इसके रीजंस दिए जाते हैं। ऐसे सारे रीजंस हिस्टोरियंस ने दिए हैं। सो ये जो डिक्लाइन वाला फेज है, ये इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक अमंग द हिस्टोरियंस। आज भी हिस्टोरियंस इस पर डिबेट करते हैं, और अभी हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्बन कल्चर फेड्स, यहाँ पर हमें फिर अगेन विलेज इकोनॉमी से हम अर्बन इकोनॉमी की तरफ मूव किए थे, और अगेन यहाँ पर जो अर्बन कल्चर है ये फेड होने लगता है, फिर से हम विलेजेस की तरफ इकोनॉमी शिफ्ट होने लगती है, पॉपुलेशन कम होने लगती है, डिस्पर्स होने लगती है, और स्मॉलर फार्मिंग कम्युनिटीज यहाँ पर ग्रो होने लगती हैं। दिस पीरियड सेट्स द स्टेज फॉर न्यू एरा अराइविंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से एक नया एरा की स्टार्ट होती है, यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट होता है जो कि है हमारा अराइवल ऑफ आर्यंस। 1500 से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज बोलते हैं। वैदिक एज को हम 2 टाइम पीरियड में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 1500 टू 1000 बीसी। 1500 टू 1000 बीसी के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली वैदिक एज। इसको हम अर्ली वैदिक एज के नाम से जानते हैं। अर्ली वैदिक एज में हमारे पास केवल एक ही वेद की इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऋग्वेद। इसलिए हम इस टाइम पीरियड को ऋग वैदिक एज भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक एज या फिर ऋग वैदिक एज, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो केवल एक वेद की ही है। मतलब 500 साल तक एक वेद की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। इसी टाइम पीरियड को अर्ली वैदिक एज बोला जाता है। इस टाइम पीरियड में आर्यंस का इंडिया में आना, अब ये एक डिबेट है कि आर्यंस इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से आते हैं या फिर यूरेशिया से आते हैं,
बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवर इंडिजिनस पीपल, इंडिया के ही थे, इंडिया से ही बिलोंग करते थे। बट उन डिबेट्स में ना जाते हुए हम लोग केवल टाइमलाइन पे फोकस रखते हैं। आर्यंस का इंडिया में अराइवल और उनका इंडिया में नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में सेटल होना, फिर उसके बाद वेदों का कंपोज किया जाना। वेद यहाँ पर कंपोज होते हैं। सबसे पहले कौन सा वेद कंपोज किया गया? ऋग्वेद। फिर यहाँ पर सोसाइटी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगती है। ये जो लोग थे ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी और ट्राइब्स का जो चीफ हुआ करता था उसको राजा बोलते थे। और लेटर ऑन इसी राजा को राजन बोलते हैं। फिर यही राजा महाराजा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके की चीजें हम जब वैदिक एज को इन डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसी टाइम पीरियड में लेटर ऑन हमें देखने को मिलता है कि कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम भी डेवलप होने लगता है। जब हम 1000 BCE के अराउंड पहुंचते हैं तो हमें एविडेंसेस मिलने लगते हैं आयरन टूल्स के। रिमेंबर, मैंने कहीं पर भी अभी आयरन की बात नहीं की थी। आयरन टूल्स हमको कब मिलते हैं? वैदिक एज में। और ये जो टूल्स थे इनकी वजह से फार्मिंग को एक्सपेंशन मिला, फार्मिंग और स्ट्रेंथन हुई। गेंजेटिक प्लेन्स में हमारे पास जब आयरन टूल्स थे तो देवर स्ट्रांग इनफ कि इनकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे थे? एग्रीकल्चर को एक्सपैंड कर पा रहे थे। फॉरेस्ट को क्लियर करने में हेल्प मिलती है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन से क्या होता है? क्रॉप का जो एक्सपेंशन था वो होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मोर प्रोडक्शन मतलब सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन लीड्स टू कुछ ट्रेड की रिक्वायरमेंट पैदा होती है। ट्रेड होगा तो मार्केट की रिक्वायरमेंट पैदा होगी। मार्केट होगा तो फिर सिटी की रिक्वायरमेंट पैदा होगी। तो अर्बन इकोनॉमी की तरफ हम लोग फिर से जाने लगेंगे। जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 600 BCE, 1000 BCE से जो 600 BCE का टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में हमको क्या देखने को मिलता है? बाकी के 3 वेद। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को स्टडी करके हम उस समय की सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, इन सारी चीजों को समझते हैं। बट हमारी इस वीडियो का फोकस है टाइमलाइन, तो हम उसी पर ही फोकस रहते हैं। 600 BCE के बाद का जो टाइम पीरियड है इसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में हमें महाजनपद देखने को मिलते हैं। 600 to 322 BCE का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर हमें 16 मेजर महाजनपद देखने को मिलते हैं। पहले हम जन मतलब एक छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा। जन कन्वर्ट होता है जनपद में लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जन डेवलप होता है। जन मतलब एक छोटी सी सिटी। जन कन्वर्ट होता है जनपद में, जहां पर हमें एक थोड़ी बड़ी सिटी देखने को मिलती है। जनपद से हम जाते हैं किधर? महाजनपद की तरफ। महाजनपद मतलब ऐसे बड़े शहर, बड़े ट्रेड सेंटर्स, जो बड़ी, आप कहेंगे जो स्टेट्स में कन्वर्ट होते हैं, इनको हम महाजनपद बोलते हैं। नए फेथ भी इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। महाजनपद के टाइम पीरियड में हमें मगध का राइज देखने को मिलता है और मगध की डोमिनेंस। जब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे किस तरीके से मगध का राइज होता है, किस तरीके से मगध डोमिनेट करता है पूरे रीजन पे। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में ही कंटेम्परेरी हमें देखने को मिलते हैं गौतम बुद्ध और महावीर, जो कि फाउंडर्स थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के, जिन्होंने उस समय की रिचुअल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया था। इस टाइम पीरियड में हमें सिटीज की ग्रोथ, कॉइन्स की ग्रोथ प्लस ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड गिल्ड्स इस समय देखने को मिलते हैं। सो ये सारी चीजें हो रही हैं कब? लेटर वैदिक पीरियड के बाद, महाजनपद के पीरियड में। महाजनपद के पीरियड में मगध के राइज के बाद ही हमें देखने को मिलने लगती हैं अंपायर्स। यहाँ पर राइज ऑफ अंपायर्स देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहली मेजर अंपायर थी उसका टाइम पीरियड आप ध्यान से देख लो, 322 to 185 BCE। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर का जो फाउंडर था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने यूनाइट किया था पूरे सब कॉन्टिनेंट को। और ये गाइड किसके द्वारा किए जाते हैं? चाणक्य के द्वारा। मगध में भी कई अंपायर्स थी, हरियंक डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। उनके बारे में हम तब जानेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पढ़ रहे होंगे। आज हम टाइमलाइन को पढ़ रहे हैं तो हम लोग केवल एक मेजर थीम टाइमलाइन को ही लेकर चल रहे हैं। अशोका द ग्रेट ने क्या किया? एक्सपैंड किया इस पूरे टाइम पीरियड को, इस पूरी एम्पायर को एक्सपैंड किया। और उन्होंने भी लेटर ऑन बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया कलिंगा वॉर के बाद में। ये अपने आप में पूरी एक कहानी है। अशोका के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि हम मौर्यन एम्पायर के टाइम पर पढ़ेंगे। अशोक एडिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अशोक वाज द फर्स्ट लीडर जिन्होंने क्या किया कि अपने एडिक्ट्स पब्लिश किए। इन्होंने एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें इन्होंने की।
पिलर इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस, ये हमें अशोकन के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, जिसमें इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट थी, इनके जो अंपायर थी, उसके जो मैसेजेस थे वो डिलीवर इन्होंने एडिक्ट्स के थ्रू किए थे। मौर्यन एज के बाद का जो टाइम पीरियड है, मौर्यंस डिक्लाइन करते हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन टाइम में हमें कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। ये टाइम पीरियड 185 से लेकर 320 सीई, ठीक है, तो ये बीसीई से लेकर सीई के एरा में हम आ जाते हैं, कॉमन एरा में। तो ये टाइम पीरियड अपने आप में ही 400 साल का करीब करीब टाइम पीरियड है, और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी फ्रेगमेंटेड अंपायर्स, रीजनल किंगडम्स देखने को हमें मिलेंगी, रीजनल पावर्स, जैसे कि शुंगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग डायनेस्टी यहाँ पर फॉर्म की गई थी। ही किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर, और उन्होंने शुंग डायनेस्टी की यहाँ पर स्थापना की थी। फिर हमें साउथ में अगर आप देखोगे, आंध्र वाले रीजन में सातवाहंस देखने को मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट में हमें कुशंस देखने को मिलते हैं। फिर ऐसे ही हमें और अंपायर्स भी नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलती हैं। इंडो ग्रीक्स देखने को मिलते हैं, कुशंस देखने को मिलते हैं, पार्थियंस देखने को मिलते हैं। ये सारे लोग हमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, जिस टाइम पीरियड को हम पोस्ट मॉडर्न किंगडम बोलते हैं। फिर हमें सिल्क रूट से ट्रेड देखने को मिलता है, जो कि यूरोप तक जाता था, चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया, इंडिया की कई सारे जगहों से गुजरता हुआ ये रूट एक मेजर ट्रेड रूट हुआ करता था एंशिएंट इंडिया का, और ये यूरोप तक कनेक्ट करता था और यहाँ से ट्रेड फ्लरिश करता था। और इसी ट्रेड रूट का फायदा उठाते हुए बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे ट्रेवलर्स इंडिया में आए, और जिन्होंने इंडिया पर स्टडी की या फिर इंडिया में स्टडी की। इसी टाइम पीरियड में आर्ट भी फ्लरिश करने लगती है। जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो आर्ट डेवलप होने लगती है। इस टाइम पीरियड में आर्ट डेवलप होती है, गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट, ये सब हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्यन पीरियड के बाद हमें एक मेजर डायनेस्टी, पहले हमने एक मेजर किंगडम देखी थी जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। अब हम मूव करते हैं एक बड़ी दूसरी मेजर एम्पायर की तरफ, जिसका नाम है गुप्ता एम्पायर। इसका टाइम पीरियड आप ध्यान से देखो, 320 सीई से लेकर 550 सीई तक का टाइम पीरियड है। गुप्ता एम्पायर को हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। गुप्ता एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एम्पायर थी, जो चंद्रगुप्त वन के द्वारा यहाँ पर रूल की जाती है। समुद्रगुप्त एक बड़े रूलर हुए इसी टाइम पीरियड में, तो इन सबको हम गुप्ता एम्पायर के टाइम पर पढ़ेंगे। सो इट वाज वन ऑफ द मेजर एम्पायर उस समय की एंशिएंट इंडिया की, और इन्होंने इंडिया के मेजर सब कॉन्टिनेंट के मेजर रीजन पे इन्होंने कब्जा किया था। आर्यभट्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बुक्स लिखी, मैथमेटिक्स पे बुक्स लिखी, प्लस उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर हमें कालिदास के जो बहुत सारे ड्रामा देखने को मिलते हैं, संस्कृत लिटरेचर का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, भागवतिज्म का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, मंदिर आर्किटेक्चर का यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। गुप्ता एम्पायर में बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हुए जो कि लिटरेचर के फील्ड में थे, टेम्पल आर्किटेक्चर के फील्ड में थे। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी। बट लेटर ऑन ये एम्पायर जो है इस टाइम पीरियड में जो हमें देखने को मिलता है कि ट्रेड की क्वालिटी, ट्रेड डिक्लाइन करने लगता है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि कॉइन्स की क्वालिटी डिक्लाइन होने लगती है। तो उस समय के मनी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही थी, जिस वजह से कहा जाता है कि गुप्ता के टाइम पीरियड पर ट्रेड जो है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। ऑल्दो दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्टेबल अंपायर थी, बट यहाँ पर कुछ डिबेट्स भी हैं जिनमें ना जाते हुए हम आगे का टाइम पीरियड देखते हैं। गुप्ता एरा के बाद में हमें देखने को मिलता है कि 550 सीई ऑनवर्ड्स हमें एंड ऑफ एन एरा। इस टाइम पीरियड में हमें हुन्स का इन्वेजन इंडिया में देखने को मिलता है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं बहुत सारे। इंडिया में जो रीजनल अंपायर्स थी, सेंट्रल अंपायर वीक हो जाती है गुप्ता अंपायर के डिक्लाइन के बाद, जिसकी वजह से बहुत सारी रीजनल किंगडम्स डेवलप होती हैं। प्लस हमें वर्धन डायनेस्टी, यहाँ पर एक मेजर वर्धन डायनेस्टी जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर रूल करती है। प्लस जो कैपिटल थी वो शिफ्ट हो जाती है पाटलिपुत्र से कन्नौज की तरफ। ये सारे डेवलपमेंट्स हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिलते हैं। इंडिया मूव्स इनटू इट्स अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ रीजनल किंगडम्स। तो यहाँ पर रीजनल किंगडम्स डेवलप होने लगती हैं और अर्ली मिडिवल का जो टाइम पीरियड था उसकी तरफ हम मूव करने लगते हैं। इंडिया में एंशिएंट इंडिया की लीगेसी है अपनी, जो कि फिलोसफीज हमें देखने को मिलती हैं, वेद देखने को मिलते हैं, उपनिषद देखने को मिलते हैं, महाभारत देखने को मिलती है, रामायण देखने को मिलती है, बहुत सारी कालिदास के ड्रामा हों या फिर पतंजलि की बुक्स हों, ये सारी चीजें हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलती हैं। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इनसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर, तो एंशिएंट इंडिया की अपने आप में ही एक लीगेसी है। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया इस टाइम पीरियड में कि किस तरीके से
एंशियंट इंडिया के टाइम पीरियड में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, कौन सी मेजर एम्पायर्स थी, किस तरीके से किस टाइम पीरियड में कौन सी एम्पायर किस रीजन में फ्लरिश कर रही थी, ये सब हमने इस वीडियो में देखा। इसी तरीके से हम दूसरी वीडियोस लेकर आएंगे जिनमें हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बहुत ही डीप में ना जाते हुए जो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री का, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं, हम बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ लेते हैं, बट जो ओवरव्यू होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं और क्वेश्चन बहुत ही ओवरव्यू से पूछा जाता है और फिर हम उस क्वेश्चन को गलत मार्क कर देते हैं। अल्टीमेटली हम अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं। सो ये चीजें हमें सीखनी है इस टाइम पीरियड से, इस पूरी वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू। चैनल को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।